हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। ये जो वीडियो आपके लेसन नंबर 4 यानी कि जो चैप्टर आपका 4 चल रहा था उसकी ये 8वीं वीडियो है। इस वीडियो को यानी इस चैप्टर ये जो आपका चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगत की जो चैप्टर है ये आपका इस वीडियो के बाद में समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये इस चैप्टर के लास्ट 4-5 टॉपिक रह गए, उन टॉपिकों को हम इसमें बिल्कुल विस्तार से जानकारी करेंगे। ये कौन कौन से टॉपिक हैं, टक्कर सिद्धांत क्या होता है, क्या इसकी अवधारणा है, क्या इसकी विशेषता, क्या इसके दोष होते हैं, ये जानेंगे। साथ में आपका सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा क्या होती है, आरएनएस का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, और उत्प्रेरक की निर्भरता क्या होती है। ये सब कुछ जानने वाले। बहुत ही प्यार से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस वीडियो के बाद यानी ये खत्म हो जाएगा, या तो आज शाम तक आपको इस चैप्टर के पूरे पीडीएफ नोट्स रेडी हैं, वो आज शाम तक मिल जाएंगे शाम को, अदरवाइज कल सुबह आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आपको नोट्स इसके मिल जाएं। ठीक है, देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं आपके टक्कर सिद्धांत से। पहले हम करते हैं टक्कर सिद्धांत क्या होता है। टक्कर सिद्धांत आप पढ़ोगे तो उसके लिए आप एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे हमने लिया H2 और इसमें हमने किसकी क्रिया कराई, यानी कि H2 के साथ में हमने क्रिया कराई N2 की। ठीक है, तो हमारे पास में अमोनिया बनता है। यानी कि कैसे, हाइड्रोजन के कितने अणु ले रहे हैं हम, हाइड्रोजन के हम 3 अणु लेते हैं और इसमें नाइट्रोजन का 1, और इसमें जब क्रिया कराते हैं तो 2NH3 बनता है। क्या बनता है, 2NH3 बनता है। ये रिएक्शन कभी आपने ये दिमाग में सोचा है। और एक और रिएक्शन लेके मैं बताता हूं आपका, जैसे कि ये H2 प्लस ये है आपका Cl2 एरो, ये 2HCl बनता है और इसके ऊपर सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में संयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, तो 2HCl बनता है। और इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो क्रिया करती है तो क्या बनता है आपका NH3 यानी कि अमोनिया बनती है। तो कभी ये आपने दिमाग में सोचा है कि ये रिएक्शन संपन्न किस तरीके से हुई है, तो देखिएगा वही हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको सपोज करो कि इसमें ये हाइड्रोजन के यानी H2 का मतलब क्या है, H2 का मतलब मैं आपको इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा हूँ H2 को। ठीक है, सपोज करो। और N2 को मैं किस तरीके से प्रदर्शित कर रहा हूँ, N2 को मैं अपना लाल मार्कर से प्रदर्शित कर रहा हूँ, यानी कि ये N2 के अणु है, समझ लेना। ठीक है, ये आपका N के 2 अणु है और ये आपका हाइड्रोजन के 2 अणु है, सपोज करो। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसमें कितने हैं देखना जरा, जब 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यानी कि 1 हाइड्रोजन का और ये आपका ऐसे इसमें बहुत सारे यानी हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, यानी कि 1 हाइड्रोजन का अणु और आपका ये 2 हाइड्रोजन के अणु और ये आपका 3 हाइड्रोजन के अणु। इस तरीके से इसमें ये 3 हैं। और यहाँ पर क्या है आपके, ये आपके नाइट्रोजन के कितना, 1 अणु है। अब इसने आपस में हमने क्या करा, जोड़ा, यानी इन दोनों की हमने क्या कराई, क्रिया कराई। जब ये क्रिया करेंगे तो क्या होगा कि इसमें ये होगा कि जो हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का जो 1 अणु है उसके साथ में 3 देखिएगा, 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ये जुड़ गए। ठीक है, 3 अणु यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु जुड़े हैं, 3 अणु जुड़े हैं, किसके साथ, 1 नाइट्रोजन के अणु के साथ। ठीक है, तो ये जो क्रिया हुई इसमें क्या हुआ कि इसके तो हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड था इस तरीके से और नाइट्रोजन का ऐसे बॉन्ड था। एक्चुअली में वास्तविकता देखी जाए तो इसमें 1 अणु होता है और नाइट्रोजन के पास में कितने, 3 बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं, 3, यानी कि N2 के बीच में जो बॉन्ड बनता है N के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये संरचना हमने 11वीं क्लास में सिखाई थी, आगे भी सिखाएंगे आपको। अभी फिलहाल ऐसा समझिए इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। इन्होंने जब क्रिया की तो ये NH3 बना और NH3 की जो संरचना होती है NHH इस तरीके से होता है। क्लियर है, तो आपको ये चीज दिखाई दी कि जब हमने इसमें जो अणु आपस में टकराए, अणु क्या है, टकराए, टकराने पर ही तो ये देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि देखिएगा ध्यान से समझो, इसमें क्या हुआ कि इसके जो नाइट्रोजन के कितने थे, नाइट्रोजन के पास में ये 3 अणु थे, यानी कि नाइट्रोजन के पास में 3 बॉन्ड था, हाइड्रोजन के पास में 1 बॉन्ड था। और जब इन्होंने क्रिया करी यानी इनके अणु आपस में टकराए
टकराने पर इसके क्या हो गए, बंध टूट गए, यानी पुराने बंध तो टूट गए और नए बंध का निर्माण हो गया। तो इससे क्या होगी, रासायनिक क्रिया संपन्न हो गई। तो यही आपका टक्कर सिद्धांत है। टक्कर सिद्धांत क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है कि उसके अणु आपस में टकराएं और टकराने से उनके बंध टूटे, यानी कि बंध का टूटना अति आवश्यक है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए। यही आपका टक्कर सिद्धांत है। अब इसको पेपर में किस तरीके से लिखोगे, तो पेपर में लिखना है आपका कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब उसके अणु आपस में टकराते हैं और पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। क्लियर है बात? तो यही आपको पेपर में लैंग्वेज लिख देनी है। क्लियर है? आप ऐसे लिख दोगे। अब आपसे कोई पूछने लगे कि टक्कर सिद्धांत क्या है, तो आप उसको बताओगे कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब उसमें अणु आपस में टकराते हैं और पुराने बंध टूटते हैं, यानी टक्करों से, यानी अणु आपस में टकराते हैं और टक्करों के कारण पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है, तभी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। अदरवाइज यदि ये अणु आपस में ना टकराएं और पुराने बंध ना टूटे तो यह अभिक्रिया संपन्न हो ही नहीं सकती है। तो यही आपका टक्कर सिद्धांत है। अब टक्कर सिद्धांत की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में इसकी कुछ गुण पढ़ते हैं। नोट्सों में आपको थ्योरी मिल जाएगी पढ़ी पर लिखी लिखाई, और आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो। किस तरीके से लिखना है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब उसमें टक्करों के द्वारा पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है या नए बंध बनते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा। पहले पॉइंट यानी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट करवाऊंगा, तो एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले क्या होता है, यानी कि इसकी गुण विशेषता की बात करें टक्कर सिद्धांत की या संघट्टवाद की, तो इसको दूसरे नाम से देखिएगा कि संघट्टवाद भी आ जाता है। संघट्टवाद भी आ जाता है। तो मतलब क्या, टक्कर सिद्धांत को संघट्टवाद कहते हैं। संघट्ट का मतलब टक्कर होना, टकराना। ठीक है? तो देखिएगा अब हमारा ये जो इसकी जो बात करते हैं हम इसकी अवधारणा की, तो अवधारणा को इस तरीके से समझिएगा कि यानी पहला क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब उसमें पुराने बंध टूटते हैं। पहली बात तो यानी क्या होता है, यानी कि पुराने बंध टूटना, पुराने बंधों का टूटना। बाकी पूरी बात समझ लेना। पूरी बात किस तरीके से नोट्सों में लिखी मिलेगी और मैं बता रहा हूं कैसे। कहने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब उसमें पुराने बंध टूटते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। यानी कि अभिकारक अणु क्या करते हैं, अभिकारक अणु टक्कर करते हैं, अभिकारक अणु टक्कर करते हैं या टक्कर करते हैं या टकराते हैं। समझ में आ गई? किसी भी रासायनिक अभिकारक अणु का मतलब क्या है, ये जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। क्लियर है? तो तीसरा पॉइंट हम इसकी बात करेंगे, यानी कि जब ये टकरा रहे हैं, ऐसा समझिएगा जैसे कि H2 है तो इसमें H2 में यानी 2 H होंगे लेकिन 3 की मल्टीप्लाई हो गया तो यानी कि इसमें 6 अणु हो गए। ठीक है? इधर N2 है तो N2 को मैं लाल से लिख दे रहा हूं, ये देखिएगा ये लाल है N और ये देखिएगा N है। ठीक है? इसमें 3 बॉन्ड पाए जाएंगे, 3 लिख दिए मैंने। अब देखो सपोज करो कि ये अपने दिमाग में कल्पना करो ये आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि यानी कि एक छोटा सा ये नाइट्रोजन आया और पहली छोटा सा एक हाइड्रोजन परमाणु से थोड़ा सा टकराया, तुरंत अभिक्रिया संपन्न हो गई। ऐसे यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अणुओं की जो टक्कर होती है तो सभी टक्करों से क्रिया संपन्न नहीं होती, यानी कुछ टक्करें तो ऐसी बेकार की चली जाती हैं। यानी कि आपका ऐसा समझिएगा कि ये आपस में ऐसा, यानी कि ये जो अणु आपस में टकरा रहे हैं तो इनसे कुछ ही टक्कर प्रभावशाली होती हैं जिनसे अभिक्रिया संपन्न होती है। तो उन प्रभावशाली टक्करों को जिनसे अभिक्रिया संपन्न होती है उनको ही प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो इसमें क्या आ गई, प्रभावी टक्कर। ठीक है? जो प्रभावशाली टक्कर यानी कि जो जिन टक्करों के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है उनको हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। यानी कि कुछ टक्करें ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया को संपन्न करती हैं, उन्हीं टक्करों को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि जब आपस में अणु किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो उनमें कुछ टक्करें ही ऐसी प्रभावशाली होती हैं जो अभिक्रिया को पूर्ण करती हैं। इन्हीं प्रभावशाली टक्करों को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है? ये हो गया। चौथे पॉइंट पे हम बात करें तो यानी कि दहली ऊर्जा की हम बात करेंगे। दहली ऊर्जा क्या है? दहली
ऊर्जा, यानी अब ये खत्म हो जाएगी आपकी। दहली ऊर्जा क्या है, यानी कि जो प्रभावशाली जो टक्कर थी, प्रभावशाली टक्कर के लिए जो अणु के पास जो ऊर्जा होगी, यानी कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होगी जिसे लेकर चला होगा टकराने के लिए, और यानी कि थोड़ी सी टकराई लेकिन अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई, तब नहीं, जब ये अभिक्रिया संपन्न करेगा, यानी प्रभावशाली जो टक्कर होगी, प्रभावशाली टक्कर के लिए जो अणु के पास जो ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा की जो न्यूनतम मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। तो दहली ऊर्जा क्या है, तो अणु के पास वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा वह प्रभावशाली टक्कर कर सकता है या प्रभावी टक्कर संपन्न कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि दहली ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा की हम बात करेंगे, यानी कि ये अणु आपस में टकराए, प्रभावशाली टक्कर हुई, इसके पास एनर्जी थी, टकराए, टकराने के बाद में ये अणु किसमें उत्पाद में बदल रहे हैं, ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो इन अणुओं के पास भी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी टकराने के बाद, तो उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे, परिभाषा में कैसे लिखना है, तो वो मैं बताता हूं आपको। इसको लिखना कैसे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है, बदलने के लिए आवश्यक होती है। क्या ये क्या है, आपके अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, या किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम टक्कर सिद्धांत, उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्लियर होगी बात, सक्रियण ऊर्जा क्या है। क्या अब आपसे पूछ ले सक्रियण ऊर्जा क्या होती है और दहली ऊर्जा क्या होती है, तो आप कहोगे दहली ऊर्जा होती है, यानी कि जो प्रभावशाली टक्कर के लिए जो अणु के पास जो ऊर्जा होती है, उसको तो हम क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। लेकिन प्रभावशाली टक्कर के बाद जब अणु आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद जो अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं, तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि वो आवश्यक ऊर्जा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो वह एक्स्ट्रा एनर्जी जो किसी भी अभिकारक को किसमें चेंज कर दे, उत्पाद में चेंज कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है अणुओं के पास जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। क्लियर है, बस सिंपल इतना। तो ये आपका, यानी कि ये सारा कुछ हो गया क्लियर आपका। अब बचता है तो सिर्फ आर्नियस का समीकरण। आर्नियस का समीकरण को पढ़ने के लिए बहुत ही सूक्ष्म सी बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। आप ये जानते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का हम टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, यानी कि जब ताप इसका यदि हम बढ़ाने लगे तो इस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वेग भी बढ़ता है। ये हमने कितनी बार सीख के काफी बार बता दिया है। तो जब किसी अभिक्रिया का यदि वेग बढ़ता है ताप बढ़ाने से, तो इन्होंने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में एक संबंध बताया कि हमें ये तो पता है कि अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका वेग बढ़ता है, लेकिन वो किस तरीके से बढ़ता है, इन्होंने एक समीकरण के द्वारा उसको बताया था। वो समीकरण थी K बराबर A E की ये RT, यानी उन्होंने एक समीकरण बताई थी, वो समीकरण थी ये क्या थी, K बराबर A E की पावर माइनस E0 अपॉन RT। यानी कि किसी भी अभिक्रिया का जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके वेग में चरघातांक की वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है, चरघातांकी, घातांकी, यानी इस तरीके से वृद्धि होती है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया है वो इस तरीके से बढ़ेगी, या आपका मतलब इसी चरघातांकी का मतलब क्या है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो मतलब ये है चर, जहां पर ई आ जाती है तो मतलब क्या है, उसमें वृद्धि हो रही है, चरघातांकी वृद्धि होती है। यदि हम बात करें कि एक स्थिर वृद्धि हो रही है तो वो इस तरीके से ऊपर जाएगा ग्राफ, लेकिन चरघातांकी में कैसे जाता है, इस तरीके से जाता है ऐसे करके, यानी कि ऐसे नीचे जाता जाएगा एक साथ ऐसे करके ऊपर बढ़ता है ग्राफ। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसमें चरघातांक की वृद्धि होती है। किसमें, आपके आर्नियस ने क्या बताया कि अभिक्रिया का जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेग बढ़ता है, लेकिन उस अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में
चर घातांक की वृद्धि होती है, ये आर्नियस ने बताया था। तो यही इनका सिद्धांत है, यही इनकी समीकरण है। और समीकरण में ए क्या है, ए क्या है आपका सक्रियण ऊर्जा है, और ये टी क्या है परम शून्य ताप है यानी परम ताप, और ये आर क्या है आपका आर गैस नियतांक है, और ए क्या है आपका ये एक नियतांक है यानी कि आपका आवर्ती कांस्टेंट बोलते हैं आवर्ती नियतांक, और के क्या है आपका वेग स्थिरांक है। ये तो आप जानते हो के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेरक, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में तुमने देखा होगा, यानी यहाँ पे कुछ रख देते हैं जैसे कि आपका H2 प्लस N2, जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो 2NH3 बनता है, ठीक है। NH3 हम 2 की मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे Fe और MO ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी कि एक आयरन और मोलिब्डेनम की छड़ इसमें क्या करती है उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो यानी कि ये उत्प्रेरक क्या एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में तो भाग लेता नहीं है। यहाँ पे अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उत्पादन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अभिक्रिया में तो भाग लेता नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या घटा देगा। कभी ये मत कहना कि बढ़ा ही देगा, यानी घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। सपोज करो ऐसा समझिएगा, जैसे मैं इसमें आपको आग लगवाने लगूँ, माचिस की तिल्ली जलाओगे, इसमें आग मारकर में लग जाएगी लेकिन बहुत देर में लगेगी, लेकिन जब इसमें मैं पेट्रोल लगा दूंगा तो आग बहुत जल्दी से लग जाएगी। तो मतलब क्या जो पेट्रोल है वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगी, यानी तुरंत आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये आग जल रही है और ये फूंक मारकर बुझ नहीं रही, लेकिन पानी डाल दोगे तो बुझ जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मतलब क्या है पानी वहां पर उत्प्रेरक का कार्य करेगा, वो वेग को कम कर देगा। तो ये डिपेंड करता है किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक की नेचर पर डिपेंड करता है कि अभिक्रिया का वेग का बढ़ना या घटना। आई होप कि ये चीज समझ पाए होंगे आपको, ठीक है। और सारी इनमें छोटे छोटे पॉइंट जो है आपके नोट्सों में दे रखे हैं, उनको पढ़ लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आज आपके नोट्स मिल जाएंगे, शाम तक आपको नोट्स मिल जाए, शाम को मिलेगी आपकी नोट्स की वीडियो, तो नोट्सों को जरूर डाउनलोड कर लेना बस। और आपको टारगेट पता है 50,000 प्लस कराओगे तो जून जुलाई के बाद में आपकी क्लास चलेंगे, अदरवाइज यहीं पर बंद कर देंगे हम, अपने ग्रुपों को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।